हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। आज हमारा जो वीडियो होगा वो सामान्य ज्ञान पे आधारित प्रश्न होंगे जो एसएससी जीडी के लिए आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर होगा, ये कोई पीवाईक्यू नहीं होगा। अभी तक का आपने देखा जितनी वीडियो आपके पास आ रही थी वो पीवाईक्यू के रूप में आ रही थी, लेकिन अभी का जो वीडियो होगा ये मॉडल पेपर होगा जो कि एसएससी जीडी के कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखकर अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है तो कि आपके एग्जाम में ये मिल सके। ठीक है, और जो उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको भी अच्छे तरीके से आप देखिएगा। पहला सवाल है कि 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए किस देश ने बोली जीती है? कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, कौन सा है? सऊदी अरब। ठीक है, देखिए एशियाई खेल आपके होते हैं तो उसमें ग्रीष्मकाल और शीतकालीन की बात चलती है, तो लेकिन जो 2029 में जो शीतकालीन एशियाई खेल होंगे उसका जो कह सकते हो होस्ट कंट्री होगा जहाँ पे ये खेला जाएगा वो कौन सा होगा? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में खेला जाएगा। अगला है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी? यानी कि कह सकते हो 2024 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? वोट फॉर योर फ्यूचर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई फॉर श्योर, वोट फॉर योर फॉर्च्यून एंड फैमिली, मूविंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शन। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि 25 जनवरी को आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 को क्या होता है आपका जो कह सकते हैं कि केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। तो इसके स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब? 25 जनवरी को। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, अगर पूछा जाए किसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे तो वो है कौन? सुकुमार सेन। ठीक है, और केंद्रीय चुनाव आयोग के फर्स्ट अगर महिला अध्यक्ष पूछ ले, महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है? रमा देवी। तो रमा देवी। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल है? लोथल, राखेगढ़ी, आमरी, उपयुक्त सभी। देखिए जो इसमें हड़प्पा सभ्यता स्थल पूछ रहा है तो ये हालांकि सभी हैं। ठीक है ना, इसमें से क्या है? सभी हैं, क्योंकि लोथल जो है ये आपका गुजरात में, गुजरात में है। राखेगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा में। अच्छा ध्यान रखेंगे जो राखेगढ़ी है ये कह सकते हैं जो राखेगढ़ी स्थल है ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। मैंने क्या बोला? भारत में। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो कौन सा? राखेगढ़ी है। और राखेगढ़ी में ही हड़प्पा काल से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके लिए एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है राखेगढ़ी में ही। ठीक है, आमरी हालांकि जम्मू कश्मीर में है ये। आमरी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जो राखीगढ़ी है इसे ध्यान रखना कि इसके बारे में क्या है कि भारत में ये क्या है? सबसे बड़ा ये क्या है? हड़प्पा
स्थल, भारत की बात चल रही है, ठीक है, तो हिसाब से बताएंगे। बाकी जो लोथल है आपको पता है कि लोथल से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब है बंदरगाह, पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा बहुत सारे कृषि के भी साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे भूसी, जो चावल होती है, जो धान की भूसी होती है, उसी वही भी प्राप्त हुआ है लोथल से, ठीक है। तो हालांकि जो लोथल ये गुजरात में पड़ेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण में भारत को 55 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान मिला। यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है, जिसका मुख्यालय आपका जिनेवा में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सूचकांक जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, जिसका नाम क्या है, बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो ये 12वां इसका क्या रहा, संस्करण रहा है 2024 में। तो ये कह रहा है कि 55 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 42वां, 46वां, 47वां या 49वां। तो इसका सही आंसर क्या आपका है, 42वां, ठीक है, 42वां। अगला है चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, फार्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो देखिए चींटी के डंक में, जो खासकर जो लाल चींटियां होती हैं उनके डंक में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। और कार्बोनिक अम्ल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, हमारी वनस्पतियां होती हैं तो उनके पत्तों में जो कार्बोनिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अम्लों की बात चल रही है, तो अगर अम्ल की बात करें तो जैसे कि अगर बात चलती है कि सिट्रिक अम्ल की हम लोग बात करेंगे, सिट्रिक अम्ल मतलब एसिड, ये हालांकि नींबू में पाया जाएगा, नींबू वंशीय जो भी है नींबू में पाया जाएगा। और अगर टार्ट्रिक की बात करते हैं, टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये हालांकि इमली में पाया जाएगा, किस जाएगा, इमली में, ठीक है। तीसरा आपका है अगर जो टार्टिक अम्ल नहीं पाया जाएगा। और अगर देखा जाए तो एक हमने पढ़ा होगा लैक्टिक अम्ल पढ़ा होगा, लैक्टिक अम्ल पढ़ा होगा, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये दही में मिलेगा, दही में मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि कि मानव जब वर्क करता है तो उसको थकान क्यों महसूस होती है, उसके अंदर कौन सा अम्ल का क्या होता है, निर्माण या स्टोरेज होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल ही होता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी पर अंग्रेजों का पहला व्यापारिक समझौता था, मद्रास, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, नेल्लोर। हालांकि देखिए मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, नेल्लोर ये तीनों आंध्र प्रदेश के क्या हैं, हिस्से हैं। मद्रास हालांकि तमिलनाडु का हिस्सा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ अंग्रेजों का पहला व्यापारिक समझौता या पहली व्यापारिक कोठी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन थी, मछलीपट्टनम, कौन सी थी, मछलीपट्टनम थी, ठीक है। हालांकि सूरत को उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अनुमति नहीं मिली थी जहांगीर के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम को अपना पहला व्यापारिक कोठी बना लिया था, ठीक है। बाद में सूरत को भी बना लिया था उन्होंने। अगला है T20 विश्व कप 2024 प्रतियोगिता में निम्न में से किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। तो जो T20 विश्व कप 2024 में हुई है प्रतियोगिता, उसमें किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट प्राप्त किया है, विराट कोहली, एंड्रिक नोरकिया, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आपका है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया गया है। अगला है रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वन्य जीव संरक्षण, ओजोन अवक्षय, जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि। तो जो रामसर सम्मेलन है इसका संबंध जो है वो है आर्द्र भूमि से, ठीक है, आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि मतलब होता है क्या, कि वेटलैंड की बात करते हैं। तो रामसर सम्मेलन, ये रामसर सम्मेलन
रामसर सम्मेलन। देखिए रामसर सम्मेलन ये हुआ कब? तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि 2 फरवरी को एक डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस। अब जो ये रामसर एक जगह है, कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, तो रामसर क्या है? एक प्लेस है। रामसर ईरान का एक स्थान है जहां पर आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने हेतु समझौता हुआ। तो रामसर एक जगह है, उस जगह पे क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। कैसा सम्मेलन? कि जो विश्व में आर्द्र भूमियां हैं उन आर्द्र भूमियों को कैसे संरक्षित रखा जाए, इसके लिए प्रयास किया गया। इसके लिए विभिन्न देशों को बुलाया गया, कहाँ पर? ईरान के रामसर जगह पे, और वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे आर्द्र भूमियां जो विश्व की वो संरक्षित हो पाए। क्यों? क्योंकि आर्द्र भूमियां जो होती हैं वो इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखने में उतने ही ज़्यादा कारगर हैं, जितनी इनकी संख्या जितनी अधिक होगी इन्वायरमेंट उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 2 फरवरी को बुलाया गया था सम्मेलन, इसलिए रामसर साइट में हमारे भारत के लगभग देखेंगे तो लगभग 75 से भी ज़्यादा रामसर साइटें हमारे भारत की क्या है? शामिल हैं। ठीक है, शामिल है। तो ये आपका रहेगा कौन सा? 2 फरवरी 1971। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक है ओजोन अवक्षय, ओजोन परत का क्षरण की बात करते हैं। तो ओजोन परत जो है, अगर बात करते हैं तो ओजोन क्षरण से एक संबंधित कौन सा समझौता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल हालांकि कनाडा में पड़ता है। तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत यानी कि जो समताप मंडल है, जो अगर समताप मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें एक ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। तो उसका क्षरण ना हो इसके लिए समझौता कौन सा हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। हालांकि ये पूरी डेट की बात करें तो ये खासकर 16 सितंबर में को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला है सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है? सीसा और जस्ता का, तांबा व जस्ता का, तांबा व सीसा का, सीसा व टिन का। तो देखिए जो सोल्डर एक धातु होती है, ये सीसा और टिन मिलाएंगे तो ये सोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है तांबा व जस्ता। तो तांबा व जस्ता को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका पीतल। ठीक है, क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, 10 फरवरी 2024 में प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो ये फरवरी 2024 की बात है। देश का दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में ये बनाया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत वर्ष डैश में सिंध को उसकी अपनी विधानसभा के साथ एक प्रांत के रूप में मान्यता दी गई। यानी कुल मिला की बात कर रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, तो
तो उस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो आपका सिंध प्रांत है उसकी एक अलग ही विधानसभा बना दी गया, एक अलग ही प्रांत बना दिया गया किस सन में, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए 1940, 36, 43 या 45, तो इसका सही आंसर आपका है 1936। क्या है? 1936। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले जो 1935 भारत संविधान अधिनियम था उससे पहले भारत में बहुत सारे क्या थे, क्षेत्र इंक्लूड थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सिंध, अफगानिस्तान का हिस्सा। ये क्या था, पहले भारत का मतलब अखंड भारत के हिस्से थे। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसके तहत कई सारे भागों में भारत बट गया। आप देखेंगे एक सिंधी प्रांत अलग हो गया। उसके अलावा जो म्यांमार है, म्यांमार में वर्तमान में वर्मा, ये भी 1937 में भारत से अलग हो गया था। अधिनियम एक्ट यही था, ठीक है ना। तो अगर सिंध अलग हुआ 1936 में, तो यही भी ध्यान रखेंगे कि एक्ट 1935 के अंतर्गत 1937 में म्यांमार, या जिसे पहले वर्मा कहते थे, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। जबकि 1936 में किसको अलग हुआ, कौन अलग हुआ, तो वो अलग हुआ आपका सिंध। 37 में कौन अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, ठीक है। तो जो भारत शासन जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये ध्यान रखिएगा, जो भारत शासन अधिनियम, ये जो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत का मतलब ये हुआ कि यानी कि जो आपका जो संविधान बना है, तो संविधान जो भारतीय संविधान है वो कई सारी सोर्सेस से हमने क्या है, डाटा लिया है, आंकड़े लिए, प्राप्त किए हैं, या नियम हमने अपनाए हैं। लेकिन अगर 395 अनुच्छेद है तो उनसे लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेद तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, बाकी अन्य देशों से अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो 1935 वाला एक्ट ही है, ठीक है। अगला देखिए, एक श्वास के दौरान स्वीकृत शब्द कबड्डी का लगातार स्पष्ट ध्वनि वाला उच्चारण क्या कहलाता है, कैंट, रैंड, एंटी रैंड, गिल्ट। देखिए जब कबड्डी खेली जाती है तो उसमें बिना रुके हुए कुछ शब्द बोले जाते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू बोले जाते हैं, तो वो जो शब्द जो कहलाते हैं वो कैंट कहलाते हैं, ठीक है ना। कैंट क्या कहलाता है, कैंट कहलाता है। और ध्यान रखेंगे जो कबड्डी है, कबड्डी में खिलाड़ियों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, अब कह रहा है ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, भूतल स्तर पर ओजोन या हीलियम। देखिए ओजोन जो गैस आपका होता है ना, जो ओजोन गैस, हालांकि इसका सही आंसर क्या है, भूतल स्तर पर ओजोन। देखो जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो कौन कैसे गैस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस होते हैं जो वायुमंडल के टेम्परेचर को, तापमान को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनको ये क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। जो अवशोषित कर लेती हैं तो वायुमंडल हमारा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसलिए ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। अच्छा देखो ओजोन जो गैस है ये दो तरीके से पाई जाती है, ठीक है ना। जो आपका O3 है, O3 मतलब ओजोन गैस, ठीक है। जो ऑक्सीजन का ही क्या है, एलोट्रॉप है या अपर रूप है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे तो ओजोन वो बन जाएगा, ठीक है, ओजोन बन जाएगा। ओजोन एक ऐसी कह सकते हैं कि गैस है जो कहीं ना कहीं सड़ी हुई मछली जैसी गंध इसमें आती है। इस सवाल पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गैस है जिसमें सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, तो वो ओजोन ही है। तो अब जो ये ओजोन है ये दो जगहों पे मतलब दो तरीके से पाई जाएगी, क्या, एक एक तो समताप समताप मंडल में, समताप मंडल मतलब हो गया
स्ट्रेटो स्फीयर में पाया जाएगा। और दूसरा होता है भूतल पर, ठीक है, भूतल पर, ठीक है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है। तो भूतल पर जो पाई जाएगी ये है क्या, आपकी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ओजोन, जो भूतल पे यानी कि पृथ्वी के तल पर, यानी कि पृथ्वी के कह सकते क्षोभ मंडल वाले हिस्से में जो ओजोन पाई जाती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस जो समताप मंडल में पाई जाती है वो नहीं होती है। वो तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, कह सकते हो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको हमारे तक आने से क्या करती है, प्रतिबंधित करती है, उसको रोकती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर समताप मंडल पाई जाता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो भूतल में पाई जाती है वो है, ठीक है, वो है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, तो मोटाई एक यूनिट होती है डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन इकाई में मापते हैं, ठीक है, डॉप्सन इकाई में मापते हैं, ये ध्यान रखिए। ग्रीन हाउस गैसेस हालांकि बहुत सारी हैं, बहुत सारी होने का मतलब कि अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का नाम लिख दूं, ग्रीन हाउस गैसेस कुछ हैं हमारी, जैसे कि मैं एक नाम लिखता हूँ, देखो भाई, CO2। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो CO2 का होता है। CO2 के बाद में देखो आपका एक है CFC, यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी होते हैं इसे, ठीक है। बाकी भूतल, भूतल ओजोन ये भी है। और कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड हैं जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। अगला देखिए, अगला है भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों पर नियंत्रण है। मतलब भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से तो इसमें आंसर आपका 6 सही है। कितने हैं, 6 सही है। अगर आप देखना चाहें, जैसे अगर कह दूं मद्रास, तो जो मद्रास आपका हाई कोर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आपका पुदुचेरी का भी हाई कोर्ट है, उसके अलावा ये तमिलनाडु का भी हाई कोर्ट है, नहीं है, ये तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, जैसे हमने ले लिया एर्नाकुलम, एर्नाकुलम हाई कोर्ट की बात कर लें, तो एर्नाकुलम जो हाई कोर्ट है ये कहीं ना कहीं आपका लक्षद्वीप और केरल का हाई कोर्ट है, केरल का हाई कोर्ट है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका किसका, अंडमान एंड निकोबार का भी है, और ये पश्चिम बंगाल का है, नहीं है, पश्चिम बंगाल का है। ऐसे अगर हम बात करें तो जैसे आपका देखो मुंबई जो हाई कोर्ट है, मुंबई जो हाई कोर्ट है ये कहीं ना कहीं देखेंगे ये महाराष्ट्र का तो है ही है, महाराष्ट्र का है। इसके अलावा ये दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, इसका भी है, ठीक है, इसका भी है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, हरियाणा और पंजाब का भी है, नहीं पंजाब का है, ठीक है। और ऐसे और बात कर ली जाए जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट,
तो ये भी देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं किसके अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट ये है। उसके अलावा असम का हाई कोर्ट है नहीं, मेघालय का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सब है। तो ऐसे 6 ही तो हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। आगे देखिए 15वां नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का हिस्सा बना था? 44वें, 42वें, 36वें या 28वें? वो ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन सही है 36वें। ठीक है, जो 35वां संविधान संशोधन जो था 1974 के आसपास में, तो उससे सिक्किम को कह सकते हैं अधिराज का दर्जा दिया गया। ठीक है, अधिराज। लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में था, उसके तहत सिक्किम को पूर्णतः भारतीय राज्य का दर्जा बना लिया गया। ठीक है, तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का हिस्सा ये बना लिया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 36वां। देख लीजिए 18वीं लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किस राजनेता को सौंपा गया है? ललन सिंह, चिराग पासवान, जगत प्रकाश नड्डा, हरदीप सिंह पुरी। तो सही आंसर इसमें क्या है? चिराग पासवान। ठीक है ना, इनको क्या मिला है? अभी जो 18वीं लोकसभा यानी कि 2024 में जो चुनाव हुआ, उसमें इनको चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। ना कि जेपी नड्डा को यही 18वीं लोकसभा में इनको स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा मिला है। स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बने। ठीक है, अलाय निम्नलिखित में से किसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? मकड़ी में, छिपकली में, शार्क में, डॉल्फिन में? तो ये होता है किसमें? मकड़ी में। तो ध्यान रखेंगे जो मकड़ी है ये कीट वर्ग में नहीं आती भाई, कीट वर्ग में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल नहीं है, क्योंकि मकड़ी की बात करते हैं तो इसके भाई कितने 8 पैर होते हैं, जबकि कीट वर्ग में जो भी आते हैं उसके 6 ही पैर होते हैं, 3 जोड़ी, इसके 8 होते हैं। तो फिर ये कीट वर्ग में कैसे हुआ? नहीं होगा। डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन कहीं ना कहीं यूपी कह सकते हैं क्या राज्य की जलीय जीव है, और हमारा राष्ट्रीय भी जलीय जीव है। कौन सी? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन जो होती है ये जन्माद्य होती है, जन्माद्य होती है। इसको भाई दिखता नहीं है, जन्म से ही नहीं दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान असम से है, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो यक्षगान तो बहुत ही फेमस है, कहाँ का? कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का ये फेमस है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वामित्व वाले मिनी रतन फर्स्ट श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को वर्ष में स्थापित किया? देखो जो पवन हंस लिमिटेड है इसको 1985 में क्या किया गया? स्थापित किया। क्यों किया गया था? ताकि पहाड़ी एरियाज में जो आपके पेट्रोलियम है, जो कच्चा तेल है, उसको खोजा जा सके। क्योंकि पहाड़ी एरियाज में बात करें तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा क्या है? दुर्गम है। जाना क्या है? दुर्गम है। लेकिन पवन हंस लिमिटेड जो है ये खासकर जो हेलीकॉप्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है, या हेलीकॉप्टर को फिर ये किराए पर लोगों को उपलब्ध भी करा देती है। ठीक है, तो जो पवन हंस लिमिटेड है ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। क्यों हुई थी? ताकि पहाड़ी एरिया में जो दुर्गम एरिया हैं वहाँ पे पेट्रोलियम या कच्चा तेल को खोजा जा सके। ठीक है, ये किसके लिए हुआ था? खासकर 1985 में। तो पवन हंस लिमिटेड क्या है? ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है। ठीक है ना, ये क्या है? एक तो कह सकते हैं ये हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है। ठीक है, और देखते हैं आज का हमारा क्या है अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय दर्रा है? ठीक है, पर्वतीय दर्रा है, वो है बनिहाल, जोजिला, फोटुला या उपयुक्त सभी? अब देखिए आपने अधिकतम पढ़ा होगा बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में।
फोर्टूला आपको नहीं पता है तो 2 पता है, जिसका मतलब क्या होगा, ये उपयुक्त सभी दर्रे हैं। ये क्या है, उपयुक्त सभी दर्रे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दर्रा आपको मिल जाएगा, सामने पढ़ा रखा होगा। एक दर्रा आपका है कौन सा, शिव किला, शिव किला दर्रा। उसके अलावा आप देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा। और एक आपको मिल जाएगा शिव किला दर्रा हो गया, बाड़ा लाचला दर्रा हो गया, और एक रोहतांग दर्रा हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। ये तीनों जो दर्रे हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश यानी एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हालांकि शिवकिला दर्रे से ही होकर आपकी सतलज नदी भारत में प्रवेश करी। रोहतांग दर्रा में ध्यान रखिएगा, इसी में क्या है, अगर बात करें तो रोहतांग दर्रे में ही क्या है, अटल अटल सुरंग है, ठीक है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर का है ये, ठीक है, 9.2 किलोमीटर का है। तो ये हमारे रहे आज के टोटल 20 क्वेश्चन। तो आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।